हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ। 30 अप्रैल की क्लास है। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। मैटर्स ऑफ हार्टलैंड इसका टाइटल है। अगर इस आर्टिकल को आपको आसान भाषा में समझना हो तो ये आपको बता रहा है कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं देश की, वो कैसे हमारी साइकोलॉजी को, हमारे दिमाग को मैनेज करती हैं। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचने को मजबूर करती हैं जिनको सोचना ज़रूरी नहीं है, और उन चीज़ों से हमारा ध्यान भटकाती हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए। शुरू करेंगे आर्टिकल को। चुनावी माहौल आपको अच्छे से समझा देगा कैसा चल रहा है देश में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हैं। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, इन क्वेश्चंस पे आपको क्लास के लास्ट में आप जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 10 में से आपको 8, 9, 10 मार्क्स मिलें, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहे जी मैटर्स ऑफ हार्टलैंड। मैटर्स यानी मामला, और हार्टलैंड का मतलब आप समझते होंगे। ये सारे लैंड से बनने वाले वन वर्ड्स हैं, बार बार आपको करवाए गए हैं। हार्टलैंड वो वाला लैंड है, वो वाला पोर्शन है किसी जगह का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दिल रुक जाए तो सब कुछ रुक जाए बॉडी के अंदर। वैसे ही हार्टलैंड वो वाला प्लेस है, या वो वाला एरिया है, या वो वाला पार्ट है किसी चीज़ का जिसके रुकने से वो पूरी चीज़ काम करना बंद कर देती है। जैसे भारत की पॉलिटिकल हार्टलैंड है नई दिल्ली या उत्तर भारत। फाइनेंशियल हार्टलैंड है मुंबई या महाराष्ट्र। आईटी हार्टलैंड है बेंगलोर। अगर आईटी हार्टलैंड काम करना बंद कर दे तो सॉफ्टवेयर जो है एक्सपोर्ट्स इंडिया के रुक जाएंगे। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। बाकी के लैंड से बनने वाले वर्ड्स भी आपको फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। हिंटरलैंड का मतलब होता है जंगल देहात, जहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाई, पानी नहीं पहुँच पाया, सड़क नहीं बन पाई, एकदम रिमोट और फार फ्लंग एरियाज जो अंडर डेवलप्ड हैं, बहुत जो है ख़राब स्थिति में है, हिंटरलैंड। मेन लैंड का मतलब होता है मेन रीजन किसी भी कंट्री का। अगर किसी कंट्री के पास 4-5 टापू हैं, है ना, आइलैंड्स वाइलैंड्स हैं, तो ये सब मेन लैंड का पार्ट नहीं है। मेन लैंड में वही हिस्सा आता है जो टापुओं से बिना है ना, बिना टापुओं के है, बिना, समझ गए ना, आइलैंड्स के है। मार्श लैंड मतलब मार्श से भरी लैंड, मार्श को बोलते हैं दलदल, दलदली जगह को बोलते हैं मार्श लैंड। हाई लैंड मतलब माउंटेनियस रीजन, और वेट लैंड मतलब अगेन दलदल वाली जगह जो गीली रहती है, वेट रहती है। चलिए, वन वर्ड्स आपके क्विज में शायद आज मैंने आपसे पूछे हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की जो है टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहे जी लाइवलीहुड इश्यूज आर कंपीटिंग विद रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटीज इन कैंपेनिंग। कह रहे जो लाइवलीहुड के इश्यूज हैं, लाइवलीहुड यानी रोजगार, रोजगार का जो मुद्दा है वो कंपीट विद कर रहा है, वो होड़ में है। कंपीट विद करना, किसी के साथ होड़ में होना। और किस चीज़ के साथ? रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटीज़ के साथ, आपकी धार्मिक और जातीय पहचान के साथ, कैंपेनिंग में, चुनाव प्रचार में। तो कोई नेता तो रिलीजियस आइडेंटिटी का शोर मचा रहा है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं। कोई नेता कास्ट आइडेंटिटी की बात कर रहा है, हम ब्राह्मण हैं, हम दलित हैं, हम ओबीसी हैं। और कोई कोई जगह बात हो रही है लाइवलीहुड इश्यूज़ की, नौकरियों की, रोजगार की, कमाने के जरियों की। तो ये सब चीज़ें मिली जुली आपको इस कैंपेनिंग में, चुनाव के अभियान में देखने को मिलेंगी। कैंपेन क्या होता है? एक अभियान, एक रैली, है ना। चलिए, इश्यूज़ की वर्ब है आर कंपीटिंग, कंपीट विद करना, किसी से मुकाबला करना, होड़ करना, किसी के बराबर आना। कास्ट, इस वर्ड को देखें, देखिए जो पीछे ई लगा हुआ है ना, ई लगते ही ये नाउन बन जाता है, और इसका मतलब होता है जाति, है ना, ब्राह्मण, बनिया, सुनार, लोहार, जो भी आपकी कास्ट है। लेकिन अगर इस ई को मैं निकाल दूं तो ये बन जाता है वर्ब। और फिर कास्ट का मतलब होता है फेंकना। अगर मछुआरे ने कास्ट किया अपने जाले को और मैजिशियन ने कास्ट किया अपने मैजिक को, तो मछुआरा जाला फेंक रहा है समंदर में, और मैजिशियन, जादूगर, अपना जादू फेंक रहा है आपकी आंखों में। समझ गए? तो वो कास्ट एक वर्ब है बिना ई के, और ई लगने पे ये नाउन है, और बात करता है जब जाति की। तो ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनको ध्यान देना। ऐसे एक दो पेयर्स और हैं, फिर किसी क्लास में आपको करवाऊंगा। जैसे एनवलप, ई लग जाए तो कुछ और बन जाएगा, निकल जाए तो वो बन जाएगी, है ना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। 5 वर्ड्स हैं, शुरू में देख लो ताकि आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सको। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है टेलीग्राम में, आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो, या बैंकिंग का हो।
ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, शुरू करेंगे सस्टेनेंस से। डाउनलोड कर लेना इस शीट को, टेलीग्राम में रखिए, ग्रुप आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया गया है। सस्टेनेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपका ब्रेड एंड बटर हो, जिसके ऊपर खा करके आप जिंदा रहें, या आपका रोजगार हो। हर वो चीज़ जो आपको सस्टेन करने में हेल्पफुल हो, जिंदा रखने में हेल्पफुल हो, वो आपकी सस्टेनेंस है। आपका खाना भी, आपका रोजगार भी, आपकी नौकरी भी, आपका व्यापार भी। फिशिंग इज़ द प्राइमरी सस्टेनेंस ऑफ द पीपल लिविंग नियर द सी शोर्स। मछली पकड़ना मुख्य रोजगार है, सस्टेनेंस है, या आमदन का जरिया है उन लोगों की जो सी शोर्स पे रहते हैं, समुद्री किनारों पे लिव करते हैं। ठीक है, इसको सबसिस्टेंस, सपोर्ट और ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। इस वर्ड को आप आर्टिकल में आज लाइवलीहुड को देख चुके हैं। अगला वर्ड है एम्बोल्डन। देखिए, बोल्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको? बोल्ड वो होता है जिसमें साहस हो, करेज हो, या फिर साहस थोड़ा ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा, जो रिस्की बिहेवियर करे, है ना, गाड़ी तेज चलाए, शराब पी करके, बोल्ड बोल्ड वाले काम होते हैं। वहीं से वर्ड बनाया गया एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को बोल्ड बना देना, किसी आदमी को इतना साहस और इंकरेजमेंट देना कि वो दुस्साहसी हो जाए, समझ गए ना, बहुत ज़्यादा हिम्मती हो जाए। हिज सक्सेस एम्बोल्डन हिम, उसकी सक्सेस ने उसको साहसी या दुस्साहसी बना दिया। और क्यों? टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे और ज़्यादा बढ़ाए। बोल्ड के अंदर या एम्बोल्डन के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन होता है, क्योंकि इसमें बोल्ड वर्ड ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। नहीं तो आप करेजियस वर्ड को यूज़ करते हैं अगर किसी को आपको साहसी या हिम्मती बताना है। बोल्ड लिख करके आप ये बता रहे हैं कि इस आदमी में ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत है, ज़रूरत से ज़्यादा इस आदमी में घमंड है ना, हिम्मत है। अब देखो, बोल्ड को इनविगरेट करना भी बोलते हैं, एनर्जाइज करना भी बोलते हैं, एक्सिलरेट करना भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में इनविगरेट देखेंगे। विगर का मतलब होता है जोश, इनविगरेट यानी जोश को भरना, साहस को देना। चलिए, अगला वर्ड अपने पास आज का रिग। देखिए, रिग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, छेड़छाड़ करना। अगर इलेक्शन रिग किया आपने तो इलेक्शन छेड़ा है, एग्ज़ाम रिग किया है तो आपने एग्ज़ाम के अंदर छेड़छाड़ की है। अडानी ग्रुप वॉज एक्यूज्ड ऑफ रिगिंग द स्टॉक प्राइसेस ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनीज। अडानी ग्रुप के ऊपर एक्यूजेशन लगा था, आरोप लगा था छेड़छाड़ का स्टॉक प्राइस से अपनी होल्डिंग कंपनीज के। रिग को फॉल्सिफाई या फिक्स करना, टेम्पर विद करना भी बोलते हैं। आज ये टेम्पर विद नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा बॉल टेम्परिंग क्या होती है। जब बॉल से आप छेड़छाड़ करें, उसके छल्ले वल्ले ख़राब कर दें, है ना, उसको रगड़ के घिस के कहीं पे, तो आप उसको टेम्परिंग करते हैं। वहीं से टेम्पर विद फ्रेजल वर्ब आप कनेक्ट कर सकते हैं छेड़छाड़ करने के लिए। चलिए, अगला वर्ड है फुटप्रिंट। देखिए, प्रिंट क्या होता है? छाप। फुट मतलब कदम, आपके कदमों की छाप ही आपका फुटप्रिंट है, आपका इंप्रेशन है। इंडियन आईटी कंपनीज हैव मेड अ फुटप्रिंट इन द ग्लोबल मार्केट्स। भारत की आईटी कंपनियां जो हैं एक फुटप्रिंट को बना चुकी हैं ग्लोबल मार्केट्स में, दुनिया भर के बाज़ारों में। हमारे कदमों की छाप है दुनिया भर में आईटी कंपनीज़ की अगर बात करें। हालांकि हम कुछ भी नया नहीं करते हैं, आईटी एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को। जो काम अमेरिकन और यूरोप के लोग महंगा करते हैं, उस काम को हम सस्ते में करके देते हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना, नया कुछ ईजाद करना, एआई में काम करना, ये सब हमारे बस का नहीं है। इम्प्रिंट करना, मार्क करना, फुटप्रिंट के सिनोनिम है। इम्प्रिंट और फुटप्रिंट एक ही बात है। ये वर्ड इम्प्रिंट आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है, कुछ छाप जो होती है ना आपकी छवि, वो होता है इम्प्रिंट। चलिए, लास्ट वर्ड है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टिमुलेट टू एक्शन करना। गैल्वेनाइजेशन या वल्कनीकरण इसको बोलते हैं। साइंस के बच्चे अगर गैल्वेनाइजेशन आपने पढ़ा है तो वहाँ से कनेक्ट कर लेना, है ना, कैसे कॉपर को जिंक को लगा करके। तो स्टिमुलेट टू एक्शन करना, किसी चीज़ को काम करने के लिए उत्साहित करना कहलाता है गैल्वेनाइज करना। द थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब्स टू एआई हैज़ गैल्वेनाइज्ड द आईटी सेक्टर एम्प्लॉइज़। जो चुनौती है जॉब्स को लूज़ करने की, एआई के सामने नौकरियां खोने की, उसने एक्शन में ला दिया है, गैल्वेनाइज कर दिया है आईटी सेक्टर एम्प्लॉइज़ को। और किस चीज़ में एक्शन है? इनटू अपस्किलिंग एंड अडेप्टिंग टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ताकि वो अपस्किल करें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, या अडेप्ट करें, अपने आप को ढालें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से, उभरती हुई तकनीक के हिसाब से।
मोटिवेट, एक्साइट, अराउज, प्रोवोक, स्पर, स्टर सभी इसके सिनोनिम्स हैं किसी को उत्साहित करने के। चलिए आज की वोकैब काफ़ी कम्बरसम लग रही है मेरे को, हैवी सी लग रही है, कोई बात नहीं, जहाँ वर्ड्स आएंगे वहाँ पे रिपीट हो जाएंगे आपके। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। एक सेंटेंस बताता हूँ इसी आर्टिकल की, सोल है वो सेंटेंस, उससे आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? अमीर आदमी से वेल्थ लेकर के गरीब आदमी को दे दी जाए। और कैसे दी जाएगी? उस पर एडिशनल टैक्स लगाया जाए उसकी अमीरी पे, या एक इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए कि उसके मरने के बाद में 20, 30, 50% जो है वो सरकार के हवाले हो जाएगा उसका संपत्ति, तो वो 50% सरकार गरीबों में बांट सकेगी। तो ये तरीके होते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के, बड़ा टैक्स लगा के। अब देखो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में गरीबों के लिए अच्छी चीज़ है। अगर आप एक गरीब आदमी हैं तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अंबानी अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन का कुछ पैसा मिल जाएगा सरकार की मदद से। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को गरीबों को बेचा जा रहा है एक बुराई बता करके। देश के जो सबसे गरीब इलाके हैं, सबसे गरीब जो लोग हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि भाई और बहनों वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो आपके मंगलसूत्र छीन जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों ही पार्टियाँ यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। हमारा काम है इंग्लिश सीखना और जो टेक्स्ट लिखा है उसकी आत्मा को पकड़ना। तो आत्मा देश की इस टेक्स्ट की यही है कि अच्छी चीज़ों को भी बुरा बना करके बेचा जा रहा है हमारी पब्लिक के सामने, और बुरी चीज़ों को भी अच्छा बना करके प्रेजेंट किया जा रहा है। और यही है चुनाव, यही है राजनीति, यही है इलेक्शंस। इस आर्टिकल में आप देखेंगे। आज की टोन है एनालाइज कर रहा है इन पॉलिटिशियंस की बदमाशी को। शुरू करें। कह रहा है जी, द हिंदी हार्टलैंड मोर ऑफ्टन देन नॉट डिसाइड्स हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन दिल्ली। भारत की जो हिंदी हार्टलैंड है, हार्टलैंड आपको मैंने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हिंदी मतलब जहाँ हिंदी बोली जाती है, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश है ना, ये राजस्थान वाला पार्ट। कह रहा है ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, मोर ऑफ्टन देन नॉट, देखिए इस फ्रेज़ का मतलब होता है ज़्यादातर। मोर ऑफ्टन मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, बजाय ना के, है ना, ज़्यादातर बोल दो इसको हिंदी में। कह रहे जो हिंदी हार्टलैंड है यही ज़्यादातर डिसाइड करता है कि कौन फॉर्म करेगा, कौन बनाएगा सरकार को दिल्ली में, केंद्र सरकार को। यहाँ पे जो 5-6 स्टेट्स में जो जीत गया वो भारत में भी जीत गया ऑलमोस्ट। हार्टलैंड की वर्ब है डिसाइड्स, हु की वर्ब है फॉर्म्स। कह रहा जी, ऑफ द 189 लोकसभा सीट्स इन द 6 स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, UP and Uttarakhand that make up the very core of this territory, votes have been cast for 71 seats in the first 2 phases. अब ये बताएगा हिंदी हार्टलैंड कहाँ है। कह रहे जी 189 लोकसभा सीट्स में से, और कहाँ पे, ये वो सीट्स हैं जो इन 6 स्टेट्स में हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, UP और UK। और कह रहे ये वही स्टेट्स हैं जो मेक अप करती हैं, मिल करके बनाती हैं उस वेरी कोर को, उस नींव को, उस खास नींव को। कोर का मतलब है नींव, इसी हार्टलैंड का, इसी टेरिटरी का। तो ये 6 स्टेट्स ही हिंदी हार्टलैंड कहलाती हैं। कह रहा है जी इनकी 189 जो सीट्स हैं टोटल मिला के, कह रहा है इनमें से वोट पड़ चुके हैं, हैव बिन कास्ट हो गए हैं 71 सीटों पे, पहले 2 चरणों में, फर्स्ट 2 फेजेस में। समझ गए? तो सवाल बनता है हिंदी हार्टलैंड में कौन कौन सी स्टेट है, ये सारी की सारी। और हिंदी हार्टलैंड में सीटें कितनी हैं? 189 लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है, इन सभी स्टेट्स की वर्ब है दैट, मतलब इन सभी स्टेट्स के लिए आया दैट की वर्ब है मेकअप। मेकअप का मतलब होता है मिल के बनाना। कोर का मतलब होता है फाउंडेशन या आधार। वोट्स की वर्ब है हैव बीन कास्ट। कास्ट V1 V2 V3 सेम रहती है इस वर्ब की, अच्छे से पता होगा आपको। वो सारी स्पेशल वर्ड्स जिनके V1 V2 V3 में कोई फ़र्क नहीं होता है, उनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं पॉज कर रहा हूँ क्लास को यहीं पे, खुद से एक बार ट्राई दो, सारी वर्ब्स को याद करो जिनकी V1 V2 V3 सेम है। मैं लिखूंगा फिर आप मैच कर लेना, पहले दिमाग में एक बार ट्राई दो। चलो जी, पहली तो हो गई ये कास्ट। रीड है ना, रीड, रेड V1 V2 V3 सेम रहेगी, बोलने में अलग होगा, स्पेलिंग सेम है। हार्ट, हिट, स्प्लिट, क्विट, स्प्रेड, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, और कौन सी है, कोस्ट, शट भी ऐसी वर्ब है, V1 V2 V3 सेम। फिर 3 लेटर वाली कौन कौन सी वर्ड है, कट, पुट, सेट, वेड, बिड, है ना, ये तो वैसे ही रहेंगी V1 V2 V3 सेम। तो मोटी मोटी वर्ब्स है, याद कर लो भाई इनको। V1 V2 V3 में इनमें कोई पंगे नहीं लेने हैं। हर्ट, हिट, स्प्लिट, ये ऐसे ही चलती रहेंगी।
चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी इन छत्तीसगढ़, MP एंड राजस्थान वेयर BJP won the assembly polls last year, the two principal political parties are in a direct contest। कह रहा है अगर इन 6 में से 3 की बात करें, छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान की, जहाँ पे BJP जीत गई थी असेंबली पोल्स को पिछले साल, यानी जीत चुकी है विधानसभा चुनावों को। कह रहे हैं यहाँ पे दो प्रिंसिपल नेशनल पार्टियाँ जो हैं, BJP और कांग्रेस जो हैं, वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में है, सीधी सीधी टक्कर में है। विच कुड डिटर्मिन हु गेट्स टू लीड द नेक्स्ट गवर्नमेंट। जो डिटर्मिन कर सकता है, जो चीज़ ये निर्धारित कर पाएगी, डिसाइड कर पाएगी कि किसको मौका मिलता है लीड करने का अगली सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगली नेक्स्ट जो है दिल्ली की सरकार को। चलिए BJP की वो है 1, BJP जीती, पास्ट में V2 लगा हुआ है। प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टियाँ BJP कांग्रेस की बात हो रही है, वर्ब एन की R। विच की वर्ब है कुड डिटर्मिन, फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर में डिटर्मिन कर सकते हैं, है ना। और कुछ है देखने वाला। हु की वर्ब है गेट्स। ये गेट्स टू लीड का मतलब क्या है, किसको मौका मिलेगा लीड करने का। गेट जो वर्ब है ना, कभी कभी ये मतलब बताती है कि किसको किस चीज़ का मौका मिलेगा। द विनर ऑफ द स्टेट टूर्नामेंट गेट्स टू प्ले फॉर द नेशनल्स। जो विनर है स्टेट टूर्नामेंट का, जो टीम जीतेगी स्टेट टूर्नामेंट को, उसको मौका मिलेगा नेशनल्स के लिए खेलने का। तो गेट टू डू समथिंग, किसी काम को करने का मौका मिलना, ये गेट वर्ब का एक खास जो है यूज़ है। चलिए समझ में आ रहा है, सब कुछ ईजी है। पहली 3 स्टेट्स के बारे में बता दिया, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। कह रहा जी फॉर द BJP द जनरल इलेक्शन हैड बिगन ऑन अ हाई नोट विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेटिंग द टारगेट ऑफ 400 सीट्स। कह रहे BJP के लिए बात करें तो पूरा ये जो चुनाव है, ये जनरल इलेक्शन का माहौल है, ये शुरू हुआ था हाई नोट पे। हाई नोट मतलब बहुत उत्साह के साथ, जोश और एनकरेजमेंट के साथ। तो ये BJP के लिए पूरा चुनावी दौर बड़े जोश के साथ शुरू हुआ था। हैड बिगन ऑन अ हाई नोट। और ये कैसे हुआ था, ये हुआ था PM मोदी के सेट करने के साथ ही टारगेट को 400 सीट का पार्टी के लिए, BJP के लिए और इसके अलाइज के लिए कि ये जीतें, इसके जो गठबंधन वाले हैं वो विन करें। और ये कब हुआ, इवन बिफोर द पोल नोटिफिकेशन ऑन March 16। ये 400 का आंकड़ा बन गया था पोल नोटिफिकेशन से भी पहले, चुनाव के ऐलान से भी पहले, जो March 16 को हुआ था। समझ गए सेंटेंस। इलेक्शन की वर्ब है हैड बिगन, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बिगिन, बिगेन, बिगन, किसी चीज़ की शुरुआत करना। ये कुछ ट्रबलसम वर्ब्स हैं जिनकी V1, V2, V3 बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, तो मैंने इनको लिख दिया। बिगिन, बिगेन, बिगन, V1, V2, V3। कम, केम, कम, तो हैज़ कम लिखना पड़ेगा, हैज़ केम नहीं होगा, V3 आएगी हैज़ के साथ में। रन, रैन, रन। सक्सीड, सक्सीडिड, सक्सीडिड। इस वर्ब के लास्ट में ED देख के लोग समझते हैं ये V2 होगी। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, तो सक्सीडिड वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी, इसके आगे एक बार और ED लगेगा, फिर सक्सीडिड वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। तो ये चारों वर्ब्स को थोड़ा सा ध्यान देना, इनकी V1, V2, V3 में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे जी द वेरी नेक्स्ट डे ही इवन आस्क्ड द कैबिनेट टू ड्राफ्ट द प्लान फॉर द नेक्स्ट 100 डेज ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे जी अगले ही दिन, 400 का आंकड़ा 400 पार वाला जो नारा देने के बाद अगले ही दिन मोदी जी ने कह भी दिया कैबिनेट को, अपने मंत्रिमंडल को, कि वो बनाएं एक प्लान को पहले 100 दिनों का अगली सरकार के। विच ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग, जिसको ये आदमी बहुत कॉन्फिडेंट है फॉर्म करने के, जिसको मोदी जी को बड़ा आत्मविश्वास है कि वो बना ही लेंगे। तो चुनाव जीतने से पहले इन्होंने बोल दिया कि चुनाव जीतने के बाद क्या काम करना है उसका एक प्लान बना लो 100 दिनों का। ही की वर्ब है आस्ट। ही आया मोदी के लिए, अगेन इसकी वर्ब है इस। अच्छा, कॉन्फिडेंट ऑफ यानी किसी चीज़ के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ होना। कॉन्फिडेंट फॉर नहीं होता, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। कह रहा है द ऑपोजिशन ऑन द अदर हैंड बिगेन इट्स कैंपेन फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस। कह रहा है अगर ऑपोजिशन की बात करें, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब वहीं दूसरी तरफ, तो उसने शुरू किया अपने अभियान को एक ऐसी पोजीशन से जो तुलनात्मक तौर पे वीकनेस की थी, रिलेटिवली कमजोरी की थी। एंड फार लेस एंथुसियाज्म, और बहुत कम एंथुसियाज्म या जोश भरी थी। तो ऑपोजिशन के आपको चुनावी उसके अंदर ना जोश मिलेगा ना कोई ज़्यादा मजबूती मिलेगी। उन्होंने जब शुरू किया था तब बड़े कमज़ोर थे वो। ऑपोजिशन की वर्ब है बिगेन, अगेन यहाँ पे V2 लगा हुआ है, यहाँ V3 लगी हुई थी हेड के बाद। बिगिन, बिगेन एंड बिगन। ठीक है, तो याद रखें इन वर्ब्स को। थोड़ी ट्रबल सम है तो बोल लो, 3-4 बार बोल के देखोगे तो याद रह जाएगी, है ना। चलिए, लेस एक कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो इसलिए इसके आगे फार लगाया गया है।
जब भी कंपैरेटिव डिग्री को आपको कोई एडवर्ब देनी हो तो आप दो ही एडवर्ब्स दे सकते हैं, या तो मच या फिर फार। मच बेटर, फार वर्स, मच स्मार्टर्स, मच स्मार्टर, फार फास्टर, है ना। वेरी, सो ऐसी कोई एडवर्ब नहीं लगेगी मच और फार के अलावा। कह रहे द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनडीए ब्लॉक वर स्टिल फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स ऑन द सीट शेयरिंग फॉर्मूला। जो एनडीए इंडिया ब्लॉक जो है, एनडीए नहीं इंडिया ब्लॉक जो इन्होंने बनाया है ऑपोजिशन ने, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो हिस्से हैं, जो भागीदार हैं, वो अभी भी फाइट कर रहे थे एक दूसरे से ही, अमंग देमसेल्व्स ही, सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर के। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वर्ब है वर फाइटिंग। कह रहे जी डेवलपमेंट्स सिंस देन हैव लेड टू फ्रेश क्वेश्चंस। कह रहे लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई, जो घटनाक्रम हुआ, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास, तरक्की, और दूसरा मतलब होता है घटनाक्रम, जो चीज़ें घट रही हैं। कह रहे हैं जी कि जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से वो लीड टू कर गया फ्रेश क्वेश्चंस की तरफ, नए सवालों की तरफ। अब ये सवाल कौन से हैं भाई और घटनाक्रम क्या है? कह रहे द सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटेड डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा एंड द अरेस्ट ऑफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बाय द ईडी वर टू इवेंट्स दैट एनर्जाइज द ऑपोजिशंस लो की कैंपेन। कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्टेट किया गया या जरूरी बनाया गया। डिक्टेट करना यानी किसी चीज़ को बस कह देना कि ये होगा, है ना, ऑर्डर कर देना। सुप्रीम के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर किया या डिक्टेट किया गया, जो डिस्क्लोजर था, जो ऐलान था, खुलासा था, और किसका? इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये डेटा हमें देना ही पड़ेगा आपको, एसबीआई को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। कह रहे एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट है। इन दोनों घटनाक्रमों ने, इन दोनों चीज़ों ने, डिस्क्लोजर ने और अरेस्ट ने, ये वही दो इवेंट्स थे जिन्होंने एनर्जाइज कर दिया, जोश डाल दिया ऑपोजिशन के, इंडिया ब्लॉक के लो की कैंपेन में, लो प्रोफाइल कैंपेन में। पहले इनके कैंपेन को कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन इन घटनाओं के बाद इन्होंने जोर शोर से अपने कैंपेन को थोड़ा सा हाईलाइट किया। एंड हाईलाइटेड द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक डाउनस्लाइड, और इसने हाईलाइट किया उस इशू को जो है आर्थिक मंदी का, देश में जो चलती है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को, महंगाई और बेरोजगारी को। तो ये सारे चीज़ें जो है इन दो घटनाक्रमों की वजह से शुरू हो गई। डेवलपमेंट्स की वर्ब है हैव लेड, देख चुके हो आप। डिस्क्लोजर और अरेस्ट की वर्ब है वर। दीज टू वर द टू इवेंट्स। और कौन से इवेंट्स से? दैट आया इवेंट्स के लिए, दैट की वर्ब है एनर्जाइज्ड, और दैट की दूसरी वर्ब है हाईलाइटेड। इन्होंने जोश भी डाल दिया और हाईलाइट भी कर दिया इश्यूज़ को, ठीक है। एनर्जाइज करना, इनविग्रेट करना, किसी में जोश या विगर को डालना, एंथुजियाज्म को डालना। लेकिन इसका एक और मिलता जुलता वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट इसका मतलब होता है टू वीकन समथिंग, समवन, मॉरली या फिजिकली। अगर कोई काम से आप थक गए हो तो उस काम ने आपको एनर्वेट कर दिया है, और किसी चीज़ ने अगर आपकी हिम्मत तोड़ दी है तो उसने भी आपको एनर्वेट कर दिया है। तो इनविग्रेट और एनर्वेट इंग्लिश में दो एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना। इनविग्रेट में तो आप जोश से भर गए, आप में जोश आ गया, इनविग्रेट कर दिया किसी चीज़ ने। एनर्वेट किया तो आप थक गए, है ना, दिमागी तौर पे या फिजिकली। तो याद रखेंगे इन दोनों वर्ड्स को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है द बीजेपी इज ट्राइंग टू काउंटर दिस विद अ फार शार्पर क्राई ऑन नेशनलिज्म एंड हिंदू कंसोलिडेशन। कह रहा है ये जो सारे मुद्दे उठे, बेरोजगारी का, महंगाई का, मंदी का, अरविंद केजरीवाल का, कह रहा है इन सारे मुद्दों से डर करके बीजेपी कोशिश कर रही है इनको काउंटर करने का। काउंटर आप तभी करते हैं जब किसी चीज़ से आपको खौफ होता है, किसी चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है। तो इन मुद्दों से आपको फ़र्क पड़ा और आपने काउंटर किया एक शार्पर क्राई के साथ में। शार्पर यानी तीखी, क्राई मतलब चीख, एक और ज़्यादा तीखी जो है चीख के साथ में। और किस चीज़ पे थी ये चीख? थी देशवाद की, नेशनलिज्म की, और हिंदू कंसोलिडेशन की, हिंदुओं को इकट्ठा करने की। कंसोलिडेशन क्या होता है? यूनिटी, इंटीग्रेशन। तो बीजेपी क्या है? नेशनलिज्म और हिंदुइज्म को अपना जो है जवाब बना रही है इन सभी मुद्दों के सामने, बेरोजगारी, महंगाई के और गरीबी के। कराई टर्म्स द ऑपोजिशन एज बीइंग एंटी सनातन धर्मा। ये टर्म करती है, नाम देती है ऑपोजिशन को, और क्या नाम देती है? कि ये है एंटी सनातन धर्म, एंटी हिंदू, एंड इज टारगेटिंग द कांग्रेस एंड लेबलिंग इट्स मैनिफेस्टो एज हैविंग एन इम्प्रिंट ऑफ मुस्लिम लीग। और ये टारगेट कर रही है कांग्रेस नाम की पार्टी को, और लेबल कर रही है, नाम दे रही है, लेबल डाल रही है इसके घोषणा पत्र पे, मैनिफेस्टो पे, कि ये ऐसा है कि ये रखता है एक छाप को, इम्प्रिंट को मुस्लिम लीग की। तो इस तरीके से बीजेपी ऑपोजिशन को अटैक कर रही है कि जो भी हमारे साथ नहीं है वो एंटी हिंदू है, और कांग्रेस तो एक मुस्लिम लीग
चलाने वाली पार्टी है, मुस्लिम लीग का ही दूसरा रूप है 2024 का। इट आया बीजेपी के लिए, इसकी वर्ब है टर्म्स, दूसरी वर्ब है इज टारगेटिंग और तीसरी वर्ब है इज लेबलिंग। बीजेपी टर्म्स, बीजेपी टारगेट्स, बीजेपी लेबल्स। ठीक है, इम्प्रिंट फुटप्रिंट देख लिया होगा आपने, किसी चीज़ की छाप या इंप्रेशन। चलो अब एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, इस सेंटेंस में 2 एरर्स हैं, क्या पकड़ में आएंगे आपको? देखो, टर्म, कंसीडर, लेबल, कॉल, अपॉइंट, इलेक्ट। कंसीडर का मतलब है मान लेना, टर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई नाम देना, लेबल भी वही है, किसी चीज़ को कोई लेबल देना, कॉल का मतलब होता है बुलाना, अपॉइंट इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। इन सब चीज़ों के लिए जैसे भी आप किसी इंसान को चुनते हैं, बुलाते हैं, नाम देते हैं, आपको एज का इस्तेमाल नहीं करना होता। ही इज़ कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम्स, वो माना जाता है सबसे ग्रेट एक्टर सभी वक्तों का, है ना, आज तक का सबसे अच्छा एक्टर। अगर ऐसा है तो ही इज़ कंसीडर्ड के बाद में एज गलत है, आपको लिखना चाहिए ही इज़ कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम्स। इन वर्ब्स के बाद एज नहीं लगाना, हमेशा याद रखें। एवरी वन कॉल्ड हिम एज ए कॉवर्ड, सभी ने उसको बुलाया एक बुजदिल। एवरी वन कॉल्ड हिम एज ए कॉवर्ड, और कब? आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद। तो कॉल करके बुजदिल बुलाया, लेकिन कॉल हिम एज ए कॉवर्ड गलत है, आपको लिखना पड़ेगा कॉल्ड हिम अ कॉवर्ड। ठीक है, इलेक्ट समवन द प्रेसिडेंट, है ना, वी इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, हमने उसको इलेक्ट किया, चुना प्रेसिडेंट के तौर पे। लेबल्ड समवन समथिंग, कॉल समवन समथिंग, टर्म समवन समथिंग, कंसीडर समवन समथिंग। आई कंसीडर यू माई फ्रेंड, आई कंसीडर यू एज माई फ्रेंड गलत हो जाएगा, एज के बिना आपको लिखना है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें। 5 वर्ब्स आपको करवाई हैं, अगर इस पे चला जाए तो इस टर्म वर्ब के बाद में एज गलत है, और इस लेवल नाम की वर्ब के बाद में भी एज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं एन एपरेंट फियर अमंग हिंदू सब ऑल्टरनेट सेगमेंट्स विद रिगार्ड टू द 400+ स्लोगन हैज़ नाउ पुट द बीजेपी ऑन द डिफेंसिव। कह रहा है एक जाहिर सा डर है, एपरेंट मतलब क्लियर, साफ, फियर मतलब डर, और किन के बीच में है? हिंदू सबॉल्टर्न सेगमेंट्स में है। सबॉल्टर्न मतलब निचले, मार्जिनलाइज्ड, बात कर रहे हैं यहाँ पे दलितों की, एसटी, एससी और ओबीसी कम्युनिटीज़ की, जो हिंदूज हैं लेकिन दलित हैं, और समझ गए ना, कास्ट सिस्टम में जो लोअर रैंक पे आते हैं, सबॉल्टर्न है। तो कह रहे हैं इनके बीच में एक डर है। क्या डर है भाई? ये डर है ले करके विद रिगार्ड टू 400 पार वाले, 400+ वाले नारे को। कह रहे इस डर ने पुट कर दिया है, रख दिया है बीजेपी को डिफेंसिव मोड में, अपने आप को बचाने वाले मोड में। तो 400 पार का नारा उल्टा पड़ गया। सब ऑल्टरनेट ग्रुप्स या सेगमेंट्स जिनको रिजर्वेशन मिलता है, उनको ऐसा डर लगने लगा है कि 400 इस बार आएंगे और हमारा रिजर्वेशन हट जाएगा। फियर की वर्ब है हैज़ पुट, पुट V1 V2 V3 सेम रहेगी, याद होगा आपको, हैज़ के बाद में V3 लगाई गई है, सेम वाली, है ना। सबॉल्टर्न मैंने आपको बता दिया, हिंदू सबॉल्टर्न सेगमेंट्स यानी हिंदू लोअर कास्ट। वैसे कहना नहीं चाहिए किसी को लोअर कास्ट, मतलब लोअर क्या होता है, बस बना रखा है सिस्टम, है ना, रिजर्वेशन के हिसाब से या सोशल स्टेटस के हिसाब से। तो हिंदू लोअर कास्ट कहलाएंगी हिंदू सबॉल्टर्न सेगमेंट्स। सबॉल्टर्न हर जगह हो सकता है। किसी दफ्तर में सबॉल्टर्न वो आदमी है जो निचले काम कर रहा है ना, पियोन का काम कर रहा है, क्लरिकल काम कर रहा है। तो सबॉल्टर्न का मतलब होता है किसी भी फील्ड के अंदर सबसे नीचे का आदमी। चलो, करेजी स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स दैट अ मैसिव मेजॉरिटी विल इनेबल इट टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बिन रेड एज अ थ्रेट बाय ओबीसी, दलित्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। करे स्टेटमेंट्स जो आई हैं बीजेपी लीडर्स की, और क्या स्टेटमेंट्स हैं कि एक बड़ी अगर मेजॉरिटी आई वो इनेबल करेगी इसको, पार्टी को, इट को, कि ये फिर से लिख सके संविधान को। कह रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को पढ़ा गया है, दे हैव बिन रेड, अगेन V3 लगाई गई है, V1 V2 V3 सेम होती है। कह रहे हैं स्टेटमेंट्स को पढ़ा गया है पैसिव वॉइस में, दे हैव बिन रेड, एक थ्रेट के तौर पे ओबीसी, दलित्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो वही सबॉल्टर्न सेगमेंट्स की बात यहाँ पे हो रही है ना। स्टेटमेंट्स की वर्ब है हैव बिन रेड, स्टेटमेंट्स को ऐसे पढ़ा गया है। दैट मेजॉरिटी की वर्ब है विल इनेबल, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। एक मैसिव मेजॉरिटी अगर आई, 400 पार इस बार हो गए, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिख देंगे, संविधान ही नया बना देंगे। ठीक है, तो मेजॉरिटी विल इनेबल द बीजेपी टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे द बीजेपी विद इट्स ईयर्स टू द ग्राउंड हर्ड द फियर। कह रहे बीजेपी ने अपने कान लगा करके जमीन में, ईयर्स टू द ग्राउंड का मतलब होता है जमीनी हकीकत को समझना। कह रहे बीजेपी ने जमीनी हकीकत को समझते हुए इस फियर को सुना, इस डर के बारे में पता लगाया।
और ये कैसे पता लगा? रिफ्लेक्टेड इन पीएम नरेंद्र मोदी स्पीचेस, ये चीज़ रिफ्लेक्टेड हुई, साफ साफ जाहिर हुई पीएम मोदी के भाषणों में। और कब? अहेड ऑफ पोलिंग फॉर द फर्स्ट फेज, पोलिंग से पहले जो है फर्स्ट फेज की। मोदी जी ने अपने भाषण में बोला होगा कि 400 पार जाएंगे लेकिन संविधान नहीं लिखेंगे भाई। भाई और बहनों, बना रहेगा हमारा जो है रिजर्वेशन का सिस्टम। तो ऐसा इनके भाषणों में झलका, रिफ्लेक्ट हुआ कि इनके कान जमीन से लगे हुए हैं, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। वेयर ही अश्योर्ड वोटर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी टेम्पर्ड विद, जहां उन्होंने अश्योर किया वोटर्स को, ये भरोसा दिलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, टेम्पर्ड विद उसको नहीं किया जाएगा। टेम्पर विद याद है ना, छेड़छाड़ करना, रिग करना, मैनिपुलेट करना। चलिए, बीजेपी की वर्ब है हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, बीजेपी ने सुना इस डर को। ही आया मोदी के लिए, वर्ब है एश्योर्ड, मोदी जी ने एश्योर किया। कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ब है वुड नॉट बी टेम्पर्ड विद, पैसिव वॉइस में कॉन्स्टिट्यूशन से पंगा नहीं लिया जाएगा, टेम्पर विद इसको नहीं किया जाएगा। अहेड ऑफ का मतलब आप जानते हैं बिफोर, अहेड ऑफ पोलिंग यानी चुनाव से पहले। कह रहे द बीजेपी कैंपेन इज फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग दैट देर इज नो थ्रेट टू कास्ट रिजर्वेशंस फ्रॉम इट। कह रहा बस वही, बीजेपी का जो पूरा कैंपेन है वो फोकस्ड है इस मामले पे, एक्सप्लेन करने पे कि कोई थ्रेट नहीं है, कोई चुनौती नहीं है जाति के आधार पे मिलने वाले आरक्षण को इस बीजेपी नाम की पार्टी से, फ्रॉम इट से। अब ये सारा जोर इसी चीज़ पे लगाने को कर रहे हैं कि हम आरक्षण के दुश्मन नहीं हैं, कैसे भी करके हमें वोट दो, आरक्षण को बनाए रखेंगे। बीजेपी की कैंपेन की वर्ब है इज, थ्रेट की वर्ब है इज, देयर इज नो थ्रेट है ना, देर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। And it accuses the Congress of planning reservations for Muslims। और उल्टा उल्टा क्या दाम चला इन्होंने, ये अक्यूज कर रही है कांग्रेस नाम की पार्टी को कि कांग्रेस प्लान कर रही है रिजर्वेशन को मुस्लिम्स के लिए, आरक्षण को मुसलमानों के लिए, है ना। इट अक्यूजेस, ऐसा बीजेपी अक्यूज करती है। अक्यूज के बाद में ऑफ लगा के बताते हैं आप जिस भी चीज़ के बारे में, है ना, अक्यूजेशन कर रहे हैं, जो भी आरोप आप लगा रहे हैं। कह रहा है इन द हार्टलैंड वेयर caste and communal identities are locked in a complex interplay, the BJP's success is determined by religious mobilization। कह रहा है इस हार्टलैंड में, इस हिंदी वाले इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ कास्ट और कम्युनल आइडेंटिटी जो है वो लॉक्ड है, आपकी जाति की और आपके धर्म की जो पहचान है वो बंधी हुई है एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले में, एक जटिल असमंजस में। इंटरप्ले क्या होता है? कभी कास्ट हावी हो गई, कभी कम्युनिटी हावी हो गई, कभी रिलीजन हावी हो गया, इनके बीच में खेल चलता रहता है, इंटर ही प्ले होता रहता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को बोलते हैं इंटरप्ले। कह रहा है ऐसे हिंदी आर्टलैंड में जहाँ कास्ट और जाति और आपका धर्म खेल कर जाता है इलेक्शंस में, कह रहा है वहाँ पे बीजेपी की कामयाबी डिटर्मिंड होगी या डिटर्मिन होती है, निर्धारित होती है राजनीतिक लामबंदी के जरिए, लोगों को राजनीतिक तौर पर उकसा करके, लामबंद करके। मोबिलाइजेशन क्या होता है? खतरे में है, खतरे में है, चलो इकट्ठे हो जाओ, है ना, इसी को बोलते हैं मोबिलाइजेशन। कह रहा है जी दैट ओवरहेल्म्स द कास्ट, जो ओवरहेल्म कर डालता है, जो एक्सेस कर डालता है, जो भारी पड़ जाता है जाति पे भी। जब धर्म के नाम पे लोग इकट्ठा होना शुरू करते हैं, लामबंद होते हैं, तो फिर वो जाति वाति भी साइड में रख देते हैं, रिलीजन को ही अपना आइडेंटिटी बना लेते हैं। समझ गए? तो ये है बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला, रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरहेल्म्स एवरीथिंग एल्स। कास्ट और कम्युनल आइडेंटिटीज की वर्ब है आर लॉक्ड, लॉक्ड इन इंटरप्ले, मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में लॉक्ड है ये, कभी तू आगे कभी मैं आगे, है ना। सक्सेस की वर्ब है इज डिटर्मिन, डिटर्मिन होना, निर्धारित होना, किसी चीज़ का फैसला होना। तो बीजेपी की कामयाबी का फैसला होता है धार्मिक लामबंदी के हिसाब से। मोबिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, इकट्ठा करना लोगों को, दैट की वर्ब है ओवरहेल्म्स। ओवरहेल्म करना यानी किसी पे हावी हो जाना, एकदम उसको सैलाब में डुबो देना, है ना, उसके अंदर, समझ गए ना, वो आपके बराबर ही ना खड़ा हो पाए, ओवरहेल्म कर देना उसको। कह रहे द कांग्रेस इज प्रॉमिस ऑफ पॉलिसीज दैट एडवांस इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस आर ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ द कैंपेन। कह रहा है फिर कांग्रेस के कुछ वादे हैं, प्रॉमिस हैं, जो ये करते आ रहे हैं 60-70 सालों से, और ये ऐसी पॉलिसीज़ के हैं जो एडवांस करेंगी, जो आगे बढ़ाएंगी आर्थिक और सामाजिक जस्टिस को। कह रहा है ये प्रोमिस भी सेंटर में है, बिल्कुल बीचों बीच है इस कैंपेन के। इन प्रोमिस के ऊपर भी चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। प्रॉमिस की वर्ब है आर, ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रॉमिस की वर्ब होनी चाहिए इज, या तो यहाँ प्रोमिस लिखें, ठीक है। द कांग्रेस प्रोमिस आर एट द सेंटर, ऐसा लिखें, प्रोमिस ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज के लिए दैट आया, दैट की वर्ब एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ाना,
जो आगे बढ़ाएगा सामाजिक और आर्थिक न्याय को। कह रहा है वाइल द कांग्रेस इज होप इज टू गैल्वनाइज द पुअर, जहां कांग्रेस की होप है कि वो गैल्वनाइज करे, उकसाए, भड़काए, इंस्पायर, स्टिमुलेट करे गरीब आदमी को, है ना, खून खोल जाए गरीब आदमी का, हाथ की जगह पांव से बटन दबाए कांग्रेस का। जहां कांग्रेस की सारी आशा ये है कि ये कैसे भी करके गैल्वनाइज करें गरीब आदमी को। कह रहा है और किसको, सब ऑल्टर्न कास्ट को, निचली जातियों को, समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रिजर्वेशन वाली कास्ट को। वहीं पे बीजेपी कोशिश कर रही है, द बीजेपी इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट द फियर ऑफ ए सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप। ये ट्राई कर रही है इंस्टिगेट करने को, भड़काने को, एक फियर को, एक डर को, जो है सामाजिक तानाशाही का। समाज में तानाशाही हो जाएगी, धर्म खतरे में आ जाएगा, आपकी जातियां खतरे में आ जाएंगी, है ना। तो कांग्रेस चाहती है कि गरीब आदमी एकदम खून खोल के कांग्रेस को वोट करे, निचली कास्ट जो है डर के मारे। और बीजेपी चाहती है कि एक ऐसा डर बन जाए कि कांग्रेस आएगी तो देश में हो जाएगी तानाशाही, समाजी तानाशाही, है ना। होप की वो है इस, बीजेपी की वो है इस ट्राइंग। कितने खूबसूरत तरीके से दोनों पार्टियों को एनालाइज किया गया है। गैल्वनाइज करना किसी को, इंस्टिगेट करना एक्शन में आने के लिए, और इंस्टिगेट का मतलब ही होता है भड़काना, किसी में डर को पैदा करना, फियर को। कह रहा है जी दैट इट इज एड्रेसिंग द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री विद द फियर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग पैराडॉक्स ऑफ द हार्टलैंड। क्या शानदार लाइन लिखी है। कह रहा है ये बात की दैट इट जो है, यानी बीजेपी की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपने अगर भाषण सुने होंगे तो बीजेपी की बात यहाँ पे कर रहा है। ये जो बीजेपी है ये एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है देश के सबसे गरीब लोगों को, पूरेस्ट ऑफ द कंट्री को। और किसके साथ, इस डर के साथ में जो है संपत्ति के बंटवारे का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का। बीजेपी नाम की पार्टी सबसे गरीब लोगों को, देश के गरीब लोगों को डरा रही है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन से। यही बात अपने आप में सर चकरा देने वाली है, खास करके स्ट्राइकिंग तौर पे, हैरान करने वाले तौर पे एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है हमारी हार्टलैंड का। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे तो गरीब आदमी को खुश हो जाना चाहिए, समझ गए ना। वेल्थ तो उसके पास है नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसी और से ही उसके पास आएगी। कह रहा है यही वो भारत देश है जहां पे गरीब आदमी को भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नाम पे डराया जा रहा है, इस बात का फियर दिखाया जा रहा है। इस बात को देख करके हिंदी हार्टलैंड में कोई भी सर्क हो जाएगा। ये एक खास करके हैरान करने वाला पैराडॉक्स है, समझ गए। आपके फायदे से ही मैं आपको डरा दूं, जिस चीज़ से आपको फायदा होने वाला था उसी चीज़ को डर के मारे आप नुकसान समझ लें, यही पैराडॉक्स है। दैट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज एड्रेसिंग। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, स्ट्राइकिंग यानी जो स्ट्राइक करे, जो एकदम आपको अलग सा दिखे, एकदम ध्यान खींचने वाला हो, सरप्राइज करने वाला हो, स्ट्राइक करने वाला। कमेंट सेक्शन में लड़ाई नहीं करनी है, आप चाहे यहाँ के वक्त हैं चाहे वहाँ के वक्त हैं, है ना। लड़ाई वड़ाई करते हुए यार मेरे को अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ठीक है आप लड़ते रहते हो अपने अपने हिसाब से कमेंट्स में, पर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे दुख होता है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं हमारी सेवक हैं, सेवा के लिए आई हैं। अपने सेवक के लिए कोई लड़ाई करता है कभी? अपनी काम वाली के लिए आप लड़ाई करते हो, अपने ड्राइवर के लिए? तो ये सेवक ही तो है हमारे। अच्छे से अच्छी अपनी सर्विस करवाओ इनसे, बढ़िया मालिश करवाओ, नौकरी ढूंढो इनसे, जो चाहिए वो लो, लेकिन आपस में क्यों लड़ते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द बीजेपी एम टू रीअश्योर वोटर्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बीजेपी एम करती है रीअश्योर करने को वोटर्स को कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। एज मेंशन इन द बीजेपी में, एज मेंशन इन द पैसेज, जैसा पैसेज में मेंशन है। तो क्या मेंशन किया गया भाई जी पैसेज में? भाई बीजेपी क्या भरोसा दिला रही है अपने वोटर्स को कि ये प्रॉमिस कर रही है हम कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिख देंगे, या ये भरोसा दिला रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी थ्रेट नहीं है, या ये हाईलाइट कर रही है रिलीजियस मोबिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को, धार्मिक लामबंदी की महत्वपूर्णता को, या ये अक्यूज कर रही है कांग्रेस को रिजर्वेशन प्लान करने का मुस्लिम्स के लिए। इन चारों में से कौन सी बात बोल करके बीजेपी अपना भरोसा आम जन में बनाने की कोशिश कर रही है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहां से चेक कर लेना। वाई द फियर मॉन्गरिंग ओवर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पुअरेस्ट इज कंसिडर्ड ए पैराडॉक्स। फियर मॉन्गरिंग जो है, डर भड़काने का जो काम है, मॉन्गरिंग यानी किसी चीज़ को देना, है ना, गलत चीज़ को आगे से आगे फैलाना। डर फैलाने का जो काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नाम की चीज़ को सबसे गरीब लोगों में देश के, उस बात को एक पैराडॉक्स क्यों समझा जाता है, एक विरोधाभास, या है ना गलत उल्टी बात क्यों समझा जाता है? चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई दो, मैं आपको आंसर यहीं करवाता हूं। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई दो।
देखो, सबसे गरीब आदमी जो है उसको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे मज़ा आना चाहिए, और आपने ऐसी कुछ कहानी कर दी कि उसको डर लग रहा है इससे। यही तो पैराडॉक्स है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एज ए कॉन्सेप्ट शुड बी बेनिफिशियल टू द पुअर। गरीब आदमी को तो नाचना चाहिए इसको सुन के कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। पर कहानी क्या हो रही है देश में? वो कह रहा है यार ये ना हो जाए कांग्रेस का वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, कहीं हमारा मंगलसूत्र कोई ना ले जाए। समझ गए ना? तो यही एक पैराडॉक्स है। ये आपका आंसर बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि बीजेपी ने किस तरीके से वोटर्स को रीअश्योर किया। उन्होंने इसी तरीके से रीअश्योर किया कि उनके आ जाने से कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी थ्रेट नहीं होगी, आरक्षण बना रहेगा। मुस्लिम रिजर्वेशन तो उनको भड़काने के लिए बोला है, रिलीजियस मोबिलाइजेशन को तो वो यूज़ कर रहे हैं चुपचाप। रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन का तो वादा इनके कई एमपीओ ने किया था। लेकिन ये आंसर बनेगा बी आपका, क्योंकि ये साफ तौर पे बीजेपी कह रही है कि वी विल नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आपका बी आंसर बना, यहाँ आपका ए आंसर बना। चल, बीच वाले क्वेश्चंस खुद से कर लोगे। टेम्पर विद का मीनिंग पूछा है। सबऑल्टर्न सेगमेंट समाज के कौन होते हैं? हायर सोशल क्लास, मीडियम मिडिल सोशल क्लास या लोअर सोशल क्लास। ठीक है ना? सही आंसर आपको इन तीनों में से चूज करना है। टू गेट टू डू समथिंग, इस फ्रेज को आपको हिंदी में बताना है क्या मीनिंग होता है। याद है ना? टू गेट टू प्ले फॉर द फाइनल्स, टू गेट टू चूज द, जो भी आप लिखना चाहें। इनविग्रेट वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है। इनर्वेट होता है, वीकन होता है या एनर्जाइज होता है। तो इनविग्रेट और इनर्वेट दो वर्ड्स मैंने आपको आर्टिकल में आज करवाए थे। लास्ट में मिलेंगी 4 एरर्स। पहली एरर मिलेगी इस हेड के आसपास, दूसरी मिलेगी इस एंड के आसपास, तीसरी मिलेगी इस फार वर्ड की वजह से इसके आसपास, और चौथी मिलेगी इस कंसीडर वर्ड की वजह से। एज अ चैलेंज सारे क्वेश्चन आपको थ्रो किए जा रहे हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, चेक करके बताओ आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास पूरी देखी, समझ में आई तो पूरी देखी पीडी लिख करके, और इंटरेस्टिंग लगी पीडीआई लिख करके आप कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। जिन आर्टिकल्स पे पीडीआई कम आ रहा है, मैं उनको उन थीम्स के आर्टिकल्स को कम ला रहा हूँ। तो इससे आपका फीडबैक जो है, आप अपनी वॉइस को यहाँ तक रेज कर पाएंगे अपने फीडबैक के थ्रू। डालें जरूर से कमेंट्स में। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।